पेरेंट्स कितने हिप्नोटाइज्ड हैं एक दौड़ के लिए। उन्हें ना तो बच्चों का दुख दिखता है और ना बच्चों का दर्द दिखता है, ना तकलीफ दिखती है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो यूपी से पंजाब आया। अगर आप यूपी के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो आप ये समझते होंगे कि यूपी में बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करते हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं जिस एक घर में सभी ही सदस्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो ये भी कुछ ऐसा ही घर था। इनमें दोनों पति पत्नी जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में थे। अच्छी सैलरी थी, अच्छी इनकम थी, अच्छा रहन सहन था, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे थे, अच्छी फीस दे रहे थे, हर चीज अच्छी थी। उनके 2 बेटे थे। छोटे बेटे की एडमिशन बीटेक में हुई और बीटेक में एडमिशन लेने के बाद वो लड़का डिप्रेशन में चला गया। और काउंसलिंग में जब मैं उनसे मिला उस परिवार से, तो मेरी जो बातचीत हुई शुरू में, उस लड़के ने ओपनिंग में मुझसे कहा कि सर, आपको जो कुछ भी कहना है वो आप बाद में कहना, लेकिन मैं पहले कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उसने कहा कि ये जो 2 लोग बैठे हैं ना मेरे साथ में, जो मेरे मम्मी पापा हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मैं और जीना नहीं चाहता। मैंने उस बच्चे से कहा कि अगर वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता है तो हम लोग कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं इन सब के सामने ही बात करूंगा। कहता इन्होंने बचपन से लेकर अभी तक हमें हर चीज दी, लेकिन वो हर चीज जो थी उसका संबंध पैसे से था। लेकिन इन्होंने वो हमें कभी नहीं दिया जिसका संबंध माँ बाप से होता है। इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। अगर इनको कोई ऑफिशियल टूर मिलता था तो उस टूर पे हम लोग साथ में जाते थे, लेकिन कभी भी एज ए पेरेंट्स, एज ए फैमिली हमने टाइम इकट्ठे नहीं गुजारा है। हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हमारी कभी बातचीत नहीं होती है। हमारे घर में शाम को जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो बस खाना पीना और सो जाना, इससे ज़्यादा नहीं। और इन दोनों की जो बातचीत होती है वो अपने काम के बारे में होती है कि आज वहाँ क्या हुआ, उसने क्या किया, उसकी ट्रांसफ़र है, उसने इस तरह से गलत किया, उसने ये डॉक्यूमेंटेशन गलत फाइल कर दी, एक केस है, उस केस के सिलसिले में मुझे एडवोकेट से मिलना है। हमारे घर में हम लोग ये सब बातें सुन के बड़े हुए। हमने कभी नहीं देखा कि इन्होंने एज ए मदर फादर बात की हो। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम अनाथ हैं, हमने अपने माँ बाप को नहीं देखा है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि देखो, उन्होंने आपकी ज़िंदगी बनाई है और कितना पैसा आप पे खर्च किया है, आप एक अच्छी जगह पे रहते हो, आपको हर तरह की सहूलत है। तो ये सब करने के लिए कुछ त्याग तो करने ही पड़ते हैं, कुछ बलिदान तो देने ही पड़ते हैं। कहता आपकी बात ठीक है, इन्होंने त्याग किया हमारे लिए, इन्होंने बलिदान दिए हमारे लिए, ये मान लिया। हम अब उस सारी जिंदगी को, जो जिंदगी इन्होंने जी है, अब मैं उसे रिपीट करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि आप भी सारी जिंदगी पैसा इकट्ठा करो, आप भी सारी जिंदगी कंपटीशन लड़ो, आप भी सारी जिंदगी ओहदों की लड़ाई लड़ो। अगर हम लोग एज ए फैमिली इकट्ठे नहीं बैठ सके, अगर एज ए फैमिली हम लोग इकट्ठे टाइम नहीं गुजार सके, तो किस लिए वो सब कुछ चाहिए? उसका करना क्या है? क्या फायदा है बैंक में आपके कितने करोड़ रुपए पड़े हैं? क्या फायदा इस बात का कि आपकी अलमारी में कितनी रजिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं? क्या करें उसका? और हमसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी उसी दौड़ में लग जाएं। और आज जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि मैं और जीना नहीं चाहता, तो कल को मैं शादी करूं और फिर शादी भी मेरी वहीं होगी जहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, किसी का अपना हॉस्पिटल है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, इस लेवल पे मेरी शादी होगी। वो जीवन साथी भी एक दौड़ से आया है और मैं भी एक दौड़ से आया हूं। फिर हम दोनों मिलकर दौड़ने लगेंगे। जब हमारे बच्चे होंगे फिर हम उन्हें नंबरों के लिए दौड़ाएंगे, फिर हम उन्हें एक फाइट देंगे, फिर हम उनके लिए एक लड़ाई रखेंगे, एक कंपटीशन रखेंगे, और फिर वो मेरी इस उम्र तक पहुंच जाएंगे और फिर वो बच्चा फिर कहेगा कि मैं जीना नहीं चाहता। मैं इस कहानी को रिपीट नहीं करना चाहता अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मैं आपकी मौजूदगी में
आपकी हाजिरी में, आपकी प्रेजेंस में मैं इन दोनों पेरेंट्स से अपने कहता हूँ कि मैं और जीना नहीं चाहता। ये कहानी सिर्फ इसी घर की नहीं, इस कहानी को सुनने वाले बहुत से लोग के आसपास या उनके अपने घरों में शायद ये घटना घट चुकी होगी, और शायद ये घटना घट रही है, शायद ये घटना घटेगी। लेकिन ये दौड़ पेरेंट्स को बंद करनी पड़ेगी। उन्हें खुद को समझाना पड़ेगा, खुद से सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। वक्त है एक बार अपने ब्रेन को रीसेट करने का। वक्त है एक नई आदतें डालने का। वक्त है जिंदगी को एक नए तरीके से सीखने का। मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। लोगों को फैमिली के बारे में कोई नॉलेज नहीं, लोगों को फैमिली के दुख दर्द के बारे में कोई नॉलेज नहीं। उनकी जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास है, वो हर इंफॉर्मेशन फीस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड उनके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैंने इस विषय पे बहुत काम किया है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो आप हर लिहाज से तंदुरुस्त रहते हैं, शांत रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, खुश रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। कब? जब आप अपने परिवार के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ वक्त गुजारते हैं। तो एक छोटी सी टेक्निक थी, ये घरों से निकल गई, ये पीछे छूट गई, और उसका पीछे रहने की वजह से हॉस्पिटल बने, बीमारियां बनी, प्रॉब्लम्स बनी, डाइवोर्स बने, डिप्रेशन बना। आज हर आदमी स्ट्रेस में। उस स्ट्रेस का मेन जो कारण है, एक दौड़ है। दौड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कामयाब होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कितना, हमारी ज़रूरतें कितनी हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट कितनी लगी। मेरी बात सुनने के बाद जो पेरेंट्स इन 4 धर्मों पर ध्यान देंगे, इन 4 कर्मों पर ध्यान देंगे, तो उनके बच्चों को बड़े होकर उनसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं और जीना नहीं चाहता। एक फैमिली, एक आपका प्रोफेशन, एक सोशल और एक पर्सनल, ये 4 पाए होते हैं आपकी ज़िंदगी के। ये 4 पाए ज़मीन से लगे होने चाहिए, ये बैलेंस्ड होने चाहिए। लेकिन दुख होता है कि जब लोगों से मुलाकात होती है, 100% एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पाए पे लगी हुई है, वो है प्रोफेशन। अगर किसी को मेरी बात समझ में आई है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी जो 3 हैं उन पे ध्यान दें। अपना वक्त है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हिसाब से करें कि आप फैमिली को भी समय दे सकें, आप अपने मेंबर्स को भी समय दे सकें, अपने बच्चों को भी समय दे सकें, आप समाज को भी समय दे सकें, और आप खुद को जानने, खुद को पहचानने पर भी वक्त लगा सकें। ये 4 धर्म हैं। नहीं तो आज हालात ऐसे हो चुके हैं, आप किसी भी बच्चे से बात करो जो 18 साल से ऊपर जा रहा है, अगर आप खुल के उनसे बात करोगे, वो इमोशन से, प्यार से भूखे हैं। उन्हें किसी के साथ रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। अगली कहानी जो है, एक ऐसी छोटी बच्ची की है जिसकी उम्र 6-7 साल है, और वो ठीक से बोल नहीं पाती। उसके जो ज़रूरी काम है, खाना पीना, वॉशरूम एटसेट्रा एटसेट्रा, वो उन्हें भी सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती। उनसे मेरी मुलाकात आज से 6 साल पहले हुई थी।
जब मैंने उस परिवार से बात की तो मैं हैरान रह गया। मुझे समझ में आया कि वो बच्ची क्यों नहीं बोल पाती। वो बच्ची का जो सेल्फ कंट्रोल है, जो उसके टिश्यूज हैं, उन पे क्यों नहीं है। मेडिकल साइंस में हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो मुश्किलें हैं, ये जो कंडीशन है, ये हमारी छोटी सी गलती की वजह से होती हैं, ना कि बड़ी गलती की वजह से। वो क्या ऐसी छोटी गलती थी जो उस परिवार ने उस बच्ची के साथ की, जिसकी वजह से उसकी ये कंडीशन हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके बताइए। अगर बहुत अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, उतना हमें हौसला मिलेगा और हम जीत जाएंगे। हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकेंगे। हम घरों में एक अच्छा माहौल बना सकेंगे। हम लोगों को खुशहाल कर सकते हैं अगर हम मिल जाएं तो। मेरे लिए ये मिशन है। आप मेरे साथ आइए, जितनी हेल्प कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू सो मच।